नमस्कार, मैं मनोज कुमार। गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें राउ जेवनी कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए कस्टडी दे दी। यानी अब की बार केजरीवाल अपने घर परिवार वालों के साथ होली न मनाकर जेल में ही मनाएंगे। वजह क्रांति, विचारों की क्रांति। सरकार या सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर होकर बोलना या आवाज उठाना, विरोध के स्वर बुलंद करना, इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आज 23 मार्च भी है, यानी आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे देश के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया था। सरदार भगत सिंह कहा करते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। मतलब अंग्रेजों की गुलामी वाले दौर में भी विचारों के आदान प्रदान को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो इतना जरूरी समझते थे। आज जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका है, गुलामी के बाद जब भारत ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया, तो इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि यहां पर अगर सरकार की गलत नीतियां हैं, सरकार के गलत फैसले हैं, तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए या उनका विरोध किया जाए। इस बात को संविधान में भी उल्लेखित किया गया है। यानी संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स के तौर पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र में विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश की जाती है, यानी विरोध की आवाज को, असहमति की आवाज को येन केन प्रकार बंद करने की कोशिश की जाती है, इससे कहीं न कहीं तानाशाही की प्रवृत्ति ही विकसित होती है। केंद्र सरकार के इशारों पर नाचने वाली जांच एजेंसियों में से एक यानी ईडी किस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का समय समय पर दुरुपयोग करते रहती है, यह आप सबने कई बार देखा भी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बार यह स्पष्ट भी हो चुका है कि किस तरीके से ईडी के द्वारा जितने भी मामले दर्ज किए जाते हैं, उनमें बहुत कम मामले ही जेन्युइन पाए जाते हैं। अभी हाल ही में केजरीवाल को अचानक से शराब घोटाले में मुख्य षड्यंत्रकारी बनाया गया है। दरअसल ये होता है, इस पूरे मामले में जो सरकारी गवाह है शरद चंद्र रेड्डी, जो कि साउथ ग्रुप के असली हर्ता करता है, इनका मानना है कि केजरीवाल के द्वारा इस पूरे मामले पर 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया जाता है, 100 करोड़ रुपए उगाही की जाती है। लेकिन दरअसल ये जो शरद चंद्र रेड्डी हैं, ये अरविंदो फार्मा के मालिक हैं, और जैसे ही जब इन पर इस तरह की गड़बड़ी का आरोप लगता है, तो ये अरेस्ट होते हैं। इनकी अरेस्टिंग के हफ्ते भर के अंदर ये 5 करोड़ रुपए चंदा भी देते हैं। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खुलासे के जरिए आप देखेंगे कि अरविंदो फार्मा के मालिक शरद चंद्र रेड्डी 34 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेते हैं, और उसके बाद जब ये बेल के लिए अप्लाई करते हैं, मेडिकल ग्राउंड पर इनको बेल मिल जाती है। ईडी के द्वारा बिल्कुल भी इस बेल का अपोज नहीं किया जाता है। आमतौर पर ईडी अगर मामला इनके फेवर का नहीं होता, यानी मामला कुछ और होता, तो यहां पर जरूर टांग अड़ाती और इस बेल का विरोध करती। लेकिन इस पूरे मामले में उनके लिए किसी भी तरीके से ईडी के द्वारा विरोध नहीं किया गया था। ईडी की तरफ से उनके वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि केजरीवाल के पास साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए का चंदा आता है, और इस पैसे में से वो 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में खर्च कर देते हैं। इस पूरे मामले पर केजरीवाल पक्ष के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनका कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं से भी तार्किक नहीं है, बल्कि इस पूरी गिरफ्तारी में उनके पास यानी ईडी के पास कोई भी सीधा सबूत नहीं है। और ईडी को अगर गिरफ्तारी का हक मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप हर मामले में अनिवार्य रूप से किसी को गिरफ्तार ही कर लेंगे। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की रिमांड प्रोसेस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में अप्लाई करने जा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। महबूबा मुफ्ती, जो कभी बीजेपी के सहयोग से जम्मू कश्मीर में सरकार चलाती है, अब वो भी बीजेपी के खिलाफ बयान दे रही है। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि इस पूरे मामले में केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका यह भी मानना है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्ट और मुजरिम लोगों को बचाया जा रहा है, यानी जो भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, और जो लोग बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है या केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। कर्नाटक के जो सिद्धारमैया है मुख्यमंत्री, उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है।
उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल और केवल एक डर और खौफ पैदा करने की कोशिश है। इस पूरे मामले पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि बीजेपी सरकार हमें इसलिए दबा रही है क्योंकि हम लोग हर मोर्चे पर इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राज्यसभा में संजय सिंह अगर मुखर होकर इनके खिलाफ बोलते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी तरह से सत्येंद्र जैन जो कि हॉस्पिटल को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया है। शिक्षा में क्रांति को लेकर मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा रोल है और देश विदेश में भी उनको सराहा जाता है, उनको भी इन्होंने जेल में डाल दिया है क्योंकि ये सारे लोग मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी से इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो ऐसे में ये अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान ये भी कहते हैं कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर भी ये अपने राज्यपालों के जरिए हम पर जुल्म कर रहे हैं। खुद ये कह रहे हैं कि आरडीएफ के जरिए यानी रूरल डेवलपमेंट फंड का जो 5500 करोड़ रुपया है वो इनका यहाँ पर रोका गया है पंजाब में, और इसको लेकर जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको दिल्ली के लोगों ने चुना है, दिल्ली के लोगों ने जिन पर भरोसा जताया है, केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक तरीके से दिल्ली के लोगों का अपमान है। उन्होंने इसे पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश करार दिया और यह कहा कि बीजेपी सरकार इस वजह से इन्हें परेशान कर रही है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए इन्हें साजिश के तहत किसी भी प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुनीता अपने पति केजरीवाल का स्टेटमेंट दोहराते हुए कहती है कि वो जेल के अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित रहेगा। इस मामले पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का मानना है कि केजरीवाल का केस पूरी तरह से जीरो है, यानी इस पूरे केस में कहीं से भी कहीं तक कोई जेन्युइन चीज नहीं है बल्कि एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बीजेपी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बल्कि ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पूरे मामले की निंदा की और उन्होंने सीएम केजरीवाल की पत्नी से फोन पर बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का यह कहना है कि केजरीवाल के बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। केजरीवाल के घर पर उनके बूढ़े माँ बाप जो कि चलने फिरने में अस्वस्थ हैं, उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके घर के बाहर कड़ा पहरा लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में यानी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ बसों में भरकर ले जाया गया और वो भी जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मुखर हो रहे थे, आवाज उठा रहे थे, तो उन पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पर अब सोचने वाला विषय यह है कि क्या बीजेपी सरकार के पास अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बच गया है जिसके जरिए वो विपक्ष की आवाज को बंद कर सके। क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही एक अंतिम हथियार के तौर पर बच चुका है? हालांकि इनके पास हथियार इसके अलावा और दूसरे भी है। गोदी मीडिया इनका दूसरा सबसे बड़ा हथियार है। किस तरीके से गोदी मीडिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में बीजेपी के फेवर में ही रिपोर्ट्स बनाता है, दिखाता है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी सर्जिकल तरीके से कुछ कुछ चीजें ही दिखाता है जो मुख्य मुद्दे हैं। यानी इस भ्रष्टाचार के इतने बड़े टूल को किस तरीके से बचाने की बार बार कोशिश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जो इनके वकील होते हैं एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे, वो किस तरीके की दलील देते हैं, बार बार पब्लिक डोमेन में इसे लाने से बचाते रहते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा इन्हीं को दिया गया, तो इस पूरे मामले को मीडिया ने किस तरीके से कवरेज किया ये आप सबने अच्छे से देखा। लेकिन केजरीवाल वाले मामले पर गोदी मीडिया किस तरीके से चीजों को दिखा रहा है, कैसे केजरीवाल को दोषी ठहराने में लगा हुआ है, ये आप सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास अपना आईटी सेल भी बहुत एक्टिव है जो अभी अरविंद केजरीवाल पर तरह तरह के मीम्स बना रहा है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बीजेपी के भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया गया है। इस मुद्दे पर कोई भी कहीं से कहीं तक कुछ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसके साथ ही इनके पास जो सबसे बड़ा टूल है वो ये कि विपक्ष को वित्तीय तौर पर ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किस तरीके से कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं,
उनको किस तरीके से वित्तीय तौर पर खत्म किया जाता है। और इसके अलावा अपने पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड के साथ साथ इनके पास सबसे बड़ा जो फंड है वो है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि ये जो पीएम केयर्स फंड है ये कोई कंसोलिडेटेड फंड नहीं है, यानी संचित निधि का हिस्सा नहीं है। इसमें जो दान आ रहा है इसको आरटीआई के तहत आप नहीं जान सकते हैं, मतलब इसको सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका में भी इनका यानी राजनीति का जबरदस्त हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर कोई जज डीवाई चंद्रचूड़ जैसा ही हो, जजों में भी बहुत से जज ऐसे हैं जो सरकारी दबाव में काम करते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को केजरीवाल एन मौके पर वापस ले लेते हैं। कुछ न कुछ वजह तो इसके पीछे जरूर रही होगी। ईडी के द्वारा जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा की जा चुकी है। पंकज बंसल मामले वाले निर्णय को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो वह लिखित में देगी कि वो उसको क्यों गिरफ्तार कर रही है। इसके खिलाफ भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कहती है कि ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करे तो उसे लिखित में देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यानी इनकी जो मंशा थी वो एक तरीके से ये थी कि ये इस हथियार को यानी पीएमएलए एक्ट के प्रावधान को अपने हितों के लिए इसका इस्तेमाल करें, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको हिदायत भी दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस अपील को, इनकी इस याचिका को खारिज भी कर दिया गया था, यानी इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इसके बावजूद किस तरीके से अपनी जांच एजेंसियों का समय समय पर इनके द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, चाहे यूट्यूबर्स हो या फिर स्वतंत्र पत्रकार हो, उन पर किस तरीके से नकेल कसी जाती है या फिर आगे भी कसी जाती रहेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी स्वतंत्र तरीके से बोलने वाले लोग कब तक बोलते रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में इसको बचाने के लिए तानाशाही के उदय वाली प्रवृत्तियों को खत्म करने की जरूरत है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष के द्वारा किस तरीके से अगला स्टेप लिया जाता है वो अपने वोट बैंक का हिसाब किताब भी देखेंगे। यानी इस पूरे मामले से उनको वोट बैंक में कितना इजाफा होगा, कितना नुकसान होगा, इस पूरी चीज पर भी उनके द्वारा ध्यान दिया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो खुलासा हो रहा है उस मामले को भी बंद कर दिया जाए और मुख्य मीडिया केजरीवाल की गिरफ्तारी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए, ताकि सत्ता पक्ष की जो भी गलतियां हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, जो भी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल उठने ही बंद हो जाएं और पूरे देश का माइंड डाइवर्ट होकर केजरीवाल वाले मुद्दे पर चला जाए। देखते हैं आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर असहमति की आवाज ही न उठे, विरोध के स्वर बुलंद ही न हो सके, तो फिर वो लोकतंत्र ही कैसा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।